और टीचरीफाई के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से तैयारी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस और ये हमारी है साइंस की पहली क्लास। तो काफ़ी मज़ा कुछ आने वाला है हम लोग को पढ़ाई के टाइम। देखिए 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तो दिमाग खुला रखना है, एक तो कान खुले रखने हैं और एक तो स्क्रीन पे देखना है। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो पाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा चैनल है टीचरीफाई, इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जो मन करना है करिए, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। मुझे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना है, एक ग्रुप बनाना है पढ़ने वाले बच्चों का, आप जैसे बच्चों का। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं, बाकी सब चीज़ें आप लोग को पता है। तो पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस हमारे लिए करता क्या है बताएंगे आप। साइंस हमारे काम को आसान बनाता है। बिल्कुल सही बात है ना, जो भी कठिन काम होता है उसको थोड़ा आसान कर देता है साइंस। अच्छा, और चीज़ बताएं कि बहुत ज़्यादा खोजें हुई है ना, इतनी ज़्यादा आविष्कार, इतनी ज़्यादा खोजें होने का रीज़न क्या है। हम लोग इंसान हैं, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता रहता है कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है। और जब वो क्वेश्चन आता है दिमाग में तो इंसान भागता है उत्तर की ओर कि इसका उत्तर क्या है। तो जब उत्तर की ओर भागते हैं तो हमें बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बार बार करनी पड़ती है, तभी जाके हमको हल मिलता है। तो वो चीज़ जो बीच में होती है उसको कहते हैं वैज्ञानिक विधि, है ना, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। और किसी भी हल की ओर आपको जाना हो तो ये विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी भी फील्ड में वैज्ञानिक विधि ये हर जगह यूज़ होती है। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सब ने ऑब्वियस सी बात है यूज़ करी होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले सबके दिमाग में क्या आता है, प्रश्न आता है, जिसे जिज्ञासा भी कह सकते हैं या समस्या भी कह सकते हैं। अब समस्या आ गई, अब क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन तो आ गया, अब भाई हमारे पास आंसर नहीं है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो हम बनाते हैं एक परिकल्पना, या अपने दिमाग में कल्पना कह सकते हो, सिंपल सी कल्पना या हाइपोथेसिस बोल सकते हो। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है, क्या वैसा तो नहीं है। तो ये चीज़ क्या हो गई, परिकल्पना हो गई। अब जो कल्पना बनाई थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, अब हम उस पर टेस्ट करते हैं। जब हम सोच लेते हैं कि शायद ये चीज़ है, तो अब हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी परीक्षण करते हैं उसका। थर्ड स्टेप है ये ना, परिकल्पना हमारा दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड नंबर पे आता है परीक्षण या एक्सपेरिमेंट करना। जैसे छोटा बच्चा, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ आया होगा, जैसे यहाँ पे सोच रहा है, अब क्या करेगा, परीक्षण करेगा। ऐसे याद करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आया, फिर हमने उसकी परिकल्पना करी, सोचा, फिर उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने के साथ एक चीज़ और भी होती है कि हम उस चीज़ को देखें, है ना, विश्लेषित करें, वर्गीकृत करें। ये एक ही चीज़ में आपने बोल दी है ना, यहाँ पे एक ही चीज़ में है सब चीज़ें। निरीक्षण का मतलब है सिंपल सी बात है, उसको देखें कि कैसे हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, फोर्थ स्टेप। अब अगला स्टेप होता है कि जब हम होते हुए देखते हैं, तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है केमिस्ट्री का बच्चा, मान लो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो कितने बूंद उसने HCl डाला, अम्ल डाला, ये सब चीज़ें, कितना पदार्थ डाला, कितनी देर गर्म किया, ये सब चीज़ें वो नोट करता है ना, कौन कौन चीज़ उसने मिलाई, ये सब चीज़ नोट करता है। यानी वो लेखन, अभिलेखन, है ना, अब लेखन कह लीजिए या लेखन कह लीजिए, तो ये चीज़ हो गई। ये 5th नंबर पे आता है। वो लिखता इसलिए है, जो डेटा मिलता है उसको वो लिखता है, फिर कैटेगराइज करेगा कि यार ऐसा था तो ऐसा हुआ, ऐसा था तो ऐसा हुआ। ये सब चीज़ें हो गई ना, आ रहा समझ में ना, थोड़ा ध्यान दीजिएंगे, ध्यान देने की कोशिश करना आप लोग। अब डेटा कलेक्ट क्यों किया था, डेटा कलेक्ट किया था पुनर्विचार करने के लिए, कि डेटा देख के हम समझने का प्रयास करें कि अच्छा ऐसा हो रहा था तो इस वजह से हो रहा था, इतना डाला था, इतना रिएक्शन हुई, इस वजह से हुई, तो इस पर हम पुनर्विचार कर सकें। और जब हम बैठ के दोबारा सोचते हैं अपने डेटा को देख के, तब हम उससे निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले आई हमारी जिज्ञासा हुई, फिर हमने हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाई, फिर परीक्षण किया, फिर निरीक्षण किया, अभिलेखन किया, उसको नोट डाउन किया, उस पर पुनः विचार किया, फिर उस पर निष्कर्ष निकाला कि अच्छा ये चीज़ है या नहीं है। अगर मान लो वो चीज़ हो जाती है बिल्कुल परफेक्टली, तो आप कहोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। मान लो वो फेल हो जाती है, तो आप क्या कहोगे, नहीं ये चीज़ जो हमने हाइपोथेसिस, अपनी जो परिकल्पना हमने बनाई थी वो नहीं चल रही है, वो काम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप फिर से पुनः नए प्रयोग
करेंगे। तो ये हमारी थी समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि, है ना। यहाँ पे देखिए क्या अभिलेखन कर रहा है ना, डेटा नोट कर रहा है। तो ये चीजें पूछ लेता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ये पूछता है कि कौन किसके बाद आता है। आपने सीटेट में देखा होगा, ऐसे पूछ लेता है कई बार, है ना। और बाकी शायद हमें लग रहा है कि ये सुपर टेट में भी आया है इसमें से एक क्वेश्चन। अच्छा, अभी चीज कंप्लीट हो गई है, इस पे क्वेश्चन बाद में हम लोग कर लेंगे। अब पढ़ते हैं आगे। आगे चीजें बहुत आसान है, तो ये चीज जो पैटर्न है आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज। देखिए अब बात करते हैं, क्या है ये, विज्ञान के कारण विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। यूजेस की बात कर रहा था, कहाँ कहाँ पे हुए हैं। औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, जनसंचार में हमारी जो दूरभाष जो वाली चीजें हैं, कंप्यूटर क्रांति हुई है, इंटरनेट, चिकित्सा, ईंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ, ये सब चीजें आप लोग को पता है। तो यहाँ इस फील्ड में अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। जो ज़्यादा हमको वैसे नहीं समझना है कि यार कहानी पढ़ रहे हैं, नहीं कहानी नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या एक ही चीज़ है? नहीं, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, पूछ सकता है। देखिए विज्ञान क्या होता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ नियम बना लेते हैं, कुछ सिद्धांत बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो ये हमारा एक सिद्धांत हो गया, एक नियम हो गया, हर जगह अप्लाई होता है वो चीज़, है ना। अब इन सिद्धांतों का प्रयोग करके कुछ हम नई वस्तु बना लें जो हमारे काम को आसान बना दे, ये सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का यहाँ जब हम यूज़ करने लगें तो इसका मतलब वो क्या है, टेक्नोलॉजी हो गई है। पहले साइंस था, उसका यूज़ कर लो तो वो टेक्नोलॉजी हो जाती है। आया समझ में? इतना ही डिफरेंस है, यानी दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, बहुत दोनों का संबंध है। जब हमारी विज्ञान आगे जाती है तो प्रौद्योगिकी भी आगे बढ़ती है, और जब प्रौद्योगिकी आगे बढ़ जाती है, हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम साइंस को और बारीक तरीके से समझने की कोशिश कर पाते हैं। तो आगे होगा समझ में, सिंपल सी बात थी। देखो यार, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो विज्ञान के कारण कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को क्रांति के बारे में पता होगा, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? फसल उत्पादन से। अच्छा, कौन सी फसल है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है हरित क्रांति की वजह से। सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट करी गई थी? पंजाब राज्य में। याद हो गया? श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद, दूध कैसा होता है यार? सफ़ेद होता है, इसका मतलब श्वेत क्रांति रिलेटेड है दुग्ध उत्पादन से, डेली खाते हैं हम लोग। एक नाम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वर्गीज कुरियन, ध्यान रखिएगा, 2 बार रिवाइज कर लीजिए। वर्गीज कुरियन किससे रिलेटेड है? श्वेत क्रांति से, यानी दुग्ध उत्पादन में वर्गीज कुरियन का बहुत बड़ा हाथ है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं पीली क्रांति का। ये भी चीज़ है, रोज खाते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज ही करते हैं। ऑयल होता है पीला, जो भी खाने वाला ऑयल होता है हम लोग डेली यूज करते हैं, सब्जियों में, पूरी तलने में, हर जगह यूज करते हैं यार, बिना तेल के तो काम ही नहीं चलता हम लोग का। तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है हमारी पीली क्रांति। अब बात करते हैं भूरी क्रांति की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है हमारा उर्वरक उत्पादन, है ना। भूरी क्रांति जो हमारी रिलेटेड है उर्वरक उत्पादन से। अब बात करते हैं नीली क्रांति, ये भी आप लोग को पता है। नीली क्रांति आप लोग को पता है, सिंपल सा है, काफी बार पूछा गया है, मत्स्य उत्पादन से। बट एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, भूरी को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा भी जाता है, उर्वरक उत्पादन से। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को, है ना, मजा आ रहा है? तो ऐसे ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन, आगे नाम लिखा हुआ है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है ये नॉर्मन बोरलॉग? ये हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक। जब वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था ग्रीन रिवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग ने स्टार्ट किया था। जब हम बात करते हैं भारत की, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, किसने स्टार्ट किया था? MS स्वामीनाथन ने। देखिए भारत में भी नॉर्मन बोरलॉग आए थे, उन्होंने काम किया था, बहुत बड़े स्तर पर काम किया था, लेकिन उस पर काम करना स्वामीनाथन ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था भारत में, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग को बाद में बुलाया गया था। तो भारत की जनक जब बोलेगा तो आप कौन सा टिक लगाएंगे? स्वामीनाथन। और जब वैश्विक स्तर पे बोलेंगे या नॉर्मली बोले कि हरित क्रांति की जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अब देखते हैं साइंस का और कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। अब अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, स्कैनर क्या है? स्कैनर हमारे मस्तिष्क की जांच करने की मशीन है, हमारे मस्तिष्क को स्कैन करके उसकी इमेज कुछ बनाता है ना, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। इंडोस्कोपी क्या है? इंडोस्कोपी हमारे शरीर के आंतरिक भागों की जांच करता है। यहाँ पे एक इंडोस्कोपी बना हुआ है, ये होता क्या है, एक बेसिकली एक केबल टाइप का होता है जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है,
और इसके जहाँ अंदर साइड में एक कैमरा लगा होता है, वो अंदर साइड कैमरा वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे टॉर्च लगी रहती है, साथ में दोनों चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, वो शरीर के अंदर घुसा दी जाती हैं जहाँ पे हमें जांच करनी होती है, जिस अंग की भी हमें जांच करनी होती है, और डॉक्टर यहाँ से उसको बाहर से कंट्रोल करते रहते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें उसका इमेज मिल जाता है, यानी शरीर के अंदर की जो इमेज होती है वो हमें मिल जाती है। किसकी वजह से? इंडोस्कोपी में। तो इसका मतलब है शरीर के आंतरिक भागों की यहाँ पे जाँच होती है। इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत के एटॉमिक पावर स्टेशन है। 4 ये हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पक्कम स्थानों के नाम याद कर लीजिए। डायरेक्टली कुछ ने पूछ लेता है कि ये कहाँ पे स्थित हैं, ये किस प्रकार का संयंत्र यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये सभी क्या है? नाभिकीय ऊर्जा की से विद्युत ऊर्जा के संयंत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ओबरा, अनपना, पनकी, ऊंचाहार आदि कोयले से विद्युत बनाने की पावर स्टेशन है, यानी कोयले को जलाकर विद्युत प्राप्त करी जाती है। कहाँ कहाँ पे? ओबरा में, अनपना में, पनकी और ऊंचाहार, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं जीपीएस क्या है, जो हम लोग मोबाइलों में यूज होता है। जीपीएस ये क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हमारे मोबाइल की या हम जहाँ पे हैं इन सब चीज़ों की क्या करता है? लोकेशन सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होकर वो बता देता है ना। तो ये हमारी क्या है? जीपीएस सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं, इसको फुल फॉर्म पूछ लेता है। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। अब अगले पेज पे देखते हैं क्या है। भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में पूछ सकता है। 6th 7th 8th की बुक से ही पेपर बनना है तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमको फुल तैयारी करनी है ना यार। तो ध्यान देते हैं। जगदीश चंद्र बोस किससे रिलेटेड है? पौधों की संवेदनशीलता, यानी पौधे भी संवेदनशील होते हैं। किसने बोला? जगदीश चंद्र बोस ने। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं कौन है। सीवी रमन, इनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। इनकी क्या खासियत थी? किस क्षेत्र में इनका योगदान रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी रमन इफेक्ट। अब प्रकीर्णन आप लोग को पता क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी चलता है ना, लेकिन जो हमारे वातावरण में कहीं ना कहीं धूल कण होते हैं, तो जब प्रकाश हमारी धूल से टकराता है तो क्या करता है? वो अपनी जगह से साइड हो जाता है ना, टकरा के अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है। उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये किसने खोज करी थी? सीवी रमन ने करी थी। अब बात करते हैं एस रामानुजन, ये किससे संबंधित हैं? ये हमारे संबंधित हैं संख्या सिद्धांत से, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे। 4th नंबर पे कौन है? एस.एन. बोस है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। एस.एन. बोस कौन है? फुल फॉर्म बताइए। सत्येंद्रनाथ बोस, ध्यान रखिएगा। सत्येंद्रनाथ बोस किससे रिलेटेड है? क्वांटम मैकेनिक्स से, गॉड पार्टिकल। ये कक्षा 6 की किताब में लिखा हुआ है यार, कक्षा 6 किताब में। बिलीव कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कक्षा 6 किताब में गॉड पार्टिकल के बारे में लिखा है यार, क्या हद दिया हुआ है। गॉड पार्टिकल क्या होता है पता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज़ों के बारे में आप लोग को पता होगा, लेकिन इससे भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। उन्हीं को इन्होंने बोला गॉड पार्टिकल। तो एस.एन. बोस ने हमारी क्वांटम मैकेनिक्स दी थी और गॉड पार्टिकल्स की उन्होंने खोज करी थी। 5th नंबर पर बात कर लेते हैं। मेघनाथ साहा, तापीय आयनीकरण। साहा समीकरण उन्होंने दिया है, सिंपल, बहुत ज़्यादा पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है, बट फिर भी देख लेते हैं। मेघनाथ साहा यानी तापीय आयनीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। टी.आर. शेषाद्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब दिया हुआ बुक में, औषधि विज्ञान से संबंधित है। ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि टी.आर. शेषाद्री किससे संबंधित है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या औषधि विज्ञान से। होमी जहांगीर भाभा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। होमी जहांगीर भाभा किससे रिलेटेड है? परमाणु से संबंधित है या कॉस्मिक विकिरण से। ब्रह्मांड से कुछ ऐसी विकिरण हमेशा आते रहते हैं जो सूर्य की विकिरण से अलग है, उससे अलग विकिरण कुछ चलता आता रहता है हमेशा, उसको हम कॉस्मिक विकिरण बोलते हैं। किसने बताया ये चीज़? होमी जहांगीर भाभा ने। विक्रम साराभाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ये भी हैं। किससे रिलेटेड हैं? ये अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में अभी थोड़ा सा कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ध्यान देके पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आगे टेस्ट भी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किससे संबंधित हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रक्षेपण शास्त्र है ना, मिसाइल प्रक्षेपण से। डॉक्टर कस्तूरी रंगन किससे संबंधित हैं? ये भी प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, नोबेल प्राइज विनर, बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? अनुवांशिकी कोड, जो जेनेटिक कोड होता है, DNA जेनेटिक कोड से आप लोगों ने सुना होगा इन सब चीज़ों के बारे में। किसने खोज करी थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नोबेल प्राइज विनर, ये भी हैं।
किस क्षेत्र में? खगोल विज्ञान में, है ना। तो अब बात करते हैं कल्पना चावला के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कह सकते हैं इनको, या अंतरिक्ष यात्री, है ना। बुक्स में तो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक दिया हुआ है, तो मैंने वही ले लिया। तो ये चीज़ें हैं। भारत के जितने भी 13 लोग थे इनकी बारी बात हो गई है। अब बात करते हैं विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उनके योगदान के बारे में। तो अगले वैज्ञानिक हैं हमारे एडवर्ड जेनर। पहली वैक्सीन का निर्माण इन्होंने ही किया था। किस चीज़ की वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले? स्मॉल पॉक्स की। तो पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज विनर, तो भाई इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। पेनिसिलिन जो हमारी एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं कि इन्होंने ही खोज करी थी। उसी पेनिसिलिन की खोज करने के लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मैडम क्यूरी किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव पे रिसर्च कर रही थी, रेडियो एक्टिव तत्वों पर उन्होंने रिसर्च करी और रेडियम की खोज करी और पोलोनियम की खोज करी। इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। और गैलीलियो बहुत पुराने हैं यार, इन्होंने दूरबीन की खोज करी थी अपने ज़माने में। थॉमस एडिसन या थॉमस एल्वा एडिसन कह दीजिए, ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका आविष्कार रहा है विद्युत बल्ब रहा है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ और भी लोग यहाँ पे दिए हुए हैं। अगले हैं हमारे मार्कोनी। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने बचपन में याद किया था, मार्कोनी रेडियो ने बनाया था। ऑटो हॉर्न, ये तो भाई बड़ा खतरनाक इंसान था, इसने परमाणु बम बना दिया था। ऑटो हॉर्न बहुत खतरनाक इंसान है ना भाई, बिल्कुल खतरनाक है। परमाणु बम बनाएगा तो भाई खतरनाक तो होगा ही। ऐसे याद करो यार, मज़ा आता है ऐसे याद करने में। आइजैक न्यूटन बहुत बढ़िया इंसान। गुरुत्वाकर्षण, भाई सेब देख के गुरुत्वाकर्षण लेके आए, गति के नियम लेके आए, हज़ारों चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं यार। एलेक्जेंड्रो वोल्टा, आपके घर में इन्वर्टर्स हैं, कौन बनाया है? एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाया, उन्हीं के नाम पे वोल्टेज आया है ना। तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा यानी विद्युत सेल, ये भी बढ़िया इंसान थे यार, बढ़िया काम करके गए हैं। अगले हैं हमारे माइकल फैराडे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमो की खोज की थी। डायनेमो क्या होता है? डीसी करंट जो देता है ना। मैकेनिकल एनर्जी आप दोगे, सॉफ्ट है, सॉफ्ट को घुमाते रहो, इधर से एनर्जी आपकी निकलती रहेगी। कौन सी करंट? डीसी करंट देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो हमारा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। रॉन्टजन बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ये भी हैं। रॉन्टजन एक्सरे, जो हम लोग एक्सरे मशीन यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी आप एक्सरे कराने जाएं या किसी का हुआ हो तो आप ध्यान दीजिए किसका? रॉन्टजन का। थैंक यू बोले रॉन्टजन को। इस तरीके से चीज़ें रिलेट करते रहोगे, माइंड में बार बार रिवाइज करते रहोगे, याद हो जाएगा। जे एल्बर्ट, भाई साहब क्या बात कर दी तुमने, टीवी बना दिया यार, क्या बात, बहुत बढ़िया। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही भौकाली इंसान, उनको बोलेंगे हम। नोबेल प्राइज़ इनको भी मिला था। किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? ये बहुत पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए खोज इन्होंने बहुत सी चीज़ों करी है, लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से मिला था। और कौन सी चीज़ दी थी इन्होंने? सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। E=mc², कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इनकी है। m क्या है? मास क्या है? मास होता है। और c क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर 1 kg है हमारा कोई भी मैटर है और उसको पूरी तरह से उसका यूज़ कर लिया जाए तो इतनी एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा। कितनी, इस इक्वेशन से वो निकाल सकते हैं आप लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, थैंक यू, बहुत बढ़िया इंसान थे आप। अब आगे बात करते हैं ICT की बात करते हैं। ICT क्या है? फुल फॉर्म देख लो, पूछ लेता कभी कभी, कंप्यूटर से रिलेटेड है और बाकी चीज़ों से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सिंपल सी चीज़ है। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म आप लोग को पता था क्या? नहीं पता होगा। वायरलेस फिडेलिटी। जब वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल से बोलिए, एक बार 2 बार बोलिए, वायरलेस फिडेलिटी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, याद हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बात करी गई है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में साइंस का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है विक्रम साराभाई। कौन है विक्रम साराभाई? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। जो भारत का पहला स्पेस रिसर्च के बारे में जो भी काम स्टार्ट हुआ था, विक्रम साराभाई ने ही स्टार्ट किया था। किसकी स्थापना के द्वारा? 1962 में स्थापना की थी इन्होंने इंकोस्पार की। इंकोस्पार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। उसके बाद फिर उन्होंने 1969 में इसरो की भी स्थापना करी। विक्रम साराभाई ने करी थी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और जब इसरो की स्थापना हो गई तो जो हमारा 1962 में इंकोस्पार था, इसको इसरो के अंतर्गत ही सम्मिलित कर दिया गया और एक तरीके से इंकोस्पार खत्म हो गया।
अब देखिए कक्षा 8 की किताब में इतना सब कुछ दिया हुआ, इतना डीप में, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता है। पीएसएलवी क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, आईआरएस उपग्रहों का प्रक्षेपण। जीएसएलवी क्या है? भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी होता है। जीएसएलवी होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण और ध्रुवीय, यानी ये जो पोलर सैटेलाइट होती हैं ये हमारी पृथ्वी के पोल से पोल पर, जो हमारी पृथ्वी है इसके जो पोल हैं नॉर्थ से साउथ ये रोटेट करती हैं, पृथ्वी के काफ़ी पास होती हैं। और जो जियो स्टेशनरी रहती है वो एक देश में, जैसे भारत की है तो वो केवल भारत पे ही फोकस करती है ना। तो वो पृथ्वी के साथ ही वो डायरेक्टली घूमती रहती है हमेशा उतने ही एंगल पे, यानी जो भारत रहता है वो जस्ट उसके एक कैमरे के सामने ही रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कभी। अब बात कर लेते हैं एडुसैट की। एडुसैट क्या है? भारत का पहला शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह, यानी एजुकेशनल सैटेलाइट आप बोल सकते हो शॉर्टकट में एडुसैट। इसको GSLV F1 से भेजा गया था, सन 2004 में स्थापित किया गया था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का प्रारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2004 को, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2004। ICT बहुत पुरानी योजना है, हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इनसैट क्या है। इनसैट है हमारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इसका काम होता है दूरसंचार में यूज होता है इसका, दूरदर्शन प्रसार में, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी में इसका यूज होता है। ये हमारा GSLV से भेजा जाता है, यानी ये हमारा उपग्रह पृथ्वी को ही डायरेक्टली फोकस करता है, बाकी किसी देश से इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो जियो स्टेशनरी है ये। आज हम बात करते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग के, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इसका यूज होता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। ये हमारी, क्या मैंने बताया था, पोल टू पोल घूमते हैं और ये पूरी पृथ्वी के ही इमेज इकट्ठे करते हैं। जो इनसैट हैं वो केवल भारत पर ही फोकस रहते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान देते हैं, कभी जब टाइम मिलेगा तो उनका मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अगर समझना चाहते हैं आप लोग तो। अगले बात करते हैं, अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। कहाँ के हैं ये? रसिया के हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला है। सबको पता है, ये सब चीज़ें कॉमन है। एक जो चीज़ आप लोग को नहीं पता होगी वो ये है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान है ना। चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य है। ये चीज़ ऐसे ही दी हुई है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं मार्स ऑर्बिट मिशन, जो मंगलयान जिसको बोल देते हैं हम लोग। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और जो हमारा चंद्रयान प्रथम है इसको लॉन्च किया गया था 12 अक्टूबर 2008 को। ठीक है। और एक ये हमारा यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है एक तरीके का उपग्रह है। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हमारा कुछ दिया होगा, चलिए। रक्षा के क्षेत्र में कहाँ पे? DRDO। जब रक्षा की बात आती है तो हमेशा याद आता है DRDO। फुल फॉर्म देख लेते हैं, कभी कोई पूछ लेता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1958, है ना। इसरो से लगभग 11 साल पहले, इसरो से 11 साल पहले इसकी स्थापना करी गई थी DRDO की। सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हमारी कौन सी बनी है? पृथ्वी। और द्वितीय परमाणु परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो मूवी भी बन गई अब है। 1998 में पोखरण 2 जब हुआ था तब उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही थी। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ चीज़ें और जो रह गई हैं मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। कौन कौन चीज़ें हैं? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI स्कैन आप होता है, आप सब लोग कराते हैं, आज लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है इस टाइम। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं आप लोग, है ना। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात करें। CT स्कैन का नहीं पता होगा आप लोग को। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक्सरे प्रणाली। जब CT स्कैन जब हम करते हैं तो वो जो टेक्निक है वो किस पे बेस्ड है? एक्सरेज पे। और एक्सरेज की खोज किसने करी थी? रॉन्टजन ने करी थी, मैंने अभी बताया था। तो CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ध्यान रखिएगा। एंजियोग्राफी की बात कर लेते हैं। नस या धमनी के अंदर रक्त परिसंचरण की तस्वीर लेने के लिए, जो हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है नसों में, धमनी में या किसी भी चीज़ में, तो उसका जो हमें पूरी शरीर की जो इमेजिंग लेनी होती है रक्त परिसंचरण की, तो वो हम लेते हैं। वो कौन करता है? एंजियोग्राफी करता है। ध्यान रखिएगा, एंजियोग्राफी। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या है? अब हमारा
क्लास हमारी खत्म हो चुकी है, हमारी लेक्चर खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा था उसकी। तो मैंने बताया था अभी वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। ऐसा कौन सी चीज़ है जो वैज्ञानिक विधि में नहीं थी? जिज्ञासा थी, परीक्षण भी था, सिद्धांत था क्या? सिद्धांत नहीं था इसमें, सिद्धांत नहीं था, निरीक्षण है। 3 चीज़ें हैं, जिज्ञासा, परीक्षण और निरीक्षण, ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, किसने करी थी? मैंने बताया था अभी, मैडम क्यूरी। 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और ये रेडियो एक्टिव से संबंधित हैं। रेडियो एक्टिव पर इन्होंने रिसर्च करी है काफ़ी कुछ। तो रेडियम और पोलोनियम खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने। आप बताएंगे, जल्दी ध्यान देंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी बताओ? करी थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी यार, अभी बताया था मैंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हरगोविंद खुराना किस लिए प्रसिद्ध है बताओ भाई? जेनेटिक कोडिंग, याद है ना, जेनेटिक कोडिंग के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स, गॉड पार्टिकल। बोस थे कोई, कौन से बोस थे बताओगे आप लोग? बोस थे, बताओ बताओ कौन से बोस है भाई? ये है हमारे एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। क्वांटम मैकेनिक्स या गॉड पार्टिकल से संबंधित है ये। विद्युत सेल, मैंने क्या बताया था? जब आप कभी सेल या बैटरी की बात आए तो उनका नाम याद लीजिएगा एक बार। आप बताओगे नाम, क्या नाम है? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम था ना, बिल्कुल सही बात है। भूरी क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी ना। भूरी क्रांति से किससे संबंधित है? तिलहन, मैंने कहा था तिलहन पीला होता है तो पीली क्रांति होता है। उर्वरक उत्पादन, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, उर्वरक उत्पादन ही होता है यार। भूरी क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन। पेट्रोलियम यहाँ से उत्पादन नहीं है, ऊन उत्पादन भी नहीं है। हाँ, ऊन उत्पादन हम बताना चाहते हैं। ऊन उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी है। ये हमारा स्लेटी से संबंधित है, जो स्लेटी कलर होता है ना वो ऊन से संबंधित है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? शरीर के आंतरिक भागों की जांच होती है, बताओ। शरीर के आंतरिक भागों की जांच होती है इंडोस्कोपी से। मैंने बताया था ना, वो एक तार वायर जैसी रहती है, वो शरीर के अंदर डाल देते हैं हम लोग, है ना, उसमें कैमरा लगा रहता है, टार्च लगी रहती है। इंडोस्कोपी, सॉरी स्पेलिंग क्या होती है यार, इंडोस्कोपी करके कुछ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10th नंबर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? कई बार मैंने बताया, विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से, वो एटॉमिक रिसर्च के लिए संबंधित हैं, वो अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। IRS का है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। जब सेंसिंग की बात है तो संवेदन की बात हो रही ना, सिंपल सी बात है। भारतीय सुदूर संवेदन, आया समझ में? अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म, और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप लोग को, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, कि आप लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना होगा और काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी आप लोग को। एक कक्षा 6, 7, 8 ही है और कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ा रहा हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे बहुत कम है, अगर मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लोगों को बताओगे। हमारी क्लास 1 खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, अब मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी चीज़ में, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और जितने भी लिंक हैं, है ना, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ, बुक्स और जो भी चीज़ें हैं, वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाके वहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ है कमेंट में बताओगे, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आप लोग को। तो चलिए, बहुत मज़ा है आप लोग के साथ बात करके, पढ़ाई करके, है ना, काफ़ी कुछ अच्छा है। अगर आप लोग को PDF भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ की आप लोग को PDF मिलने वाली है। तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय।